नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी अयोध्या। आज हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर में अनुवाद के प्रकार। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अनुवाद के कई प्रकार होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ ने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया है। नंबर 1 गद्य पद्य, नंबर 2 साहित्य विधा, नंबर 3 विषय और नंबर 4 प्रकृत। अब प्रकृत में देखते हैं वो गद्यत्व पद्यत्व में कि नंबर 1 गद्य अनुवाद, नंबर 2 पद्य अनुवाद और नंबर 3 मुक्त छंदानुवाद। और साहित्य विधा में काव्यानुशासन, नाटकानुवाद, कथा अनुवाद। और नंबर 3 विषय में नंबर 1 सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद, नंबर 2 पत्रकारिता का अनुवाद, नंबर 3 विधि का अनुवाद, नंबर 4 वैज्ञानिक अनुवाद और नंबर 5 गणित अनुवाद। प्रकृत में देखते हैं नंबर 1 शब्दानुवाद, नंबर 2 भावानुवाद, नंबर 3 छाया अनुवाद, नंबर 4 सारा अनुवाद, नंबर 5 व्याख्या अनुवाद, नंबर 6 आस्वार्ता अनुवाद और नंबर 7 रूपांतरण। अब आगे देखते हैं गद्य पद्य के आधार पर। तो पहला गद्यानुवाद। तो गद्यानुवाद किसे कहते हैं? गद्य में किया जाने वाला अनुवाद गद्यानुवाद कहलाता है। मूलतः अनुवाद गद्य से गद्य में किया जाता है, पर पद्य से भी गद्य में अनुवाद किया जा सकता है। अगला टॉपिक है पद्यानुवाद। पद्यानुवाद में देखते हैं यहाँ पद्य में किया जाता है, यहाँ अनुवाद पद्य में किया जाता है। पद्यानुवाद प्रायः पद्य से पद्य में किया जाता है, पर पद्य से भी गद्य में अनुवाद किया जा सकता है। इसमें छंदबद्ध अनुवाद भी कहते हैं, इसे छंदबद्ध अनुवाद भी कहते हैं। अगला है मुक्तक छंदानुवाद। यह अनुवाद मुक्त छंद में किया जाता है। यह छंद तुक तथा मात्रा के बंधन से स्वतंत्र होता है। सामान्यतः मुक्त छंद का ही मुक्त छंद में अनुवाद होता है। अगला देखते हैं दोस्तों साहित्य विधा के आधार पर। तो पहला क्या था? काव्यानुवाद। काव्यानुवाद किसे कहते हैं? तो किसी काव्य रचना का ही अनुवाद काव्यानुवाद है। यह गद्य पद्य तथा मुक्त छंद किसी में भी हो सकता है। मूलतः काव्य का अनुवाद पद में ही किया जा सकता है। अधिकांशतः इसे कवि ही करते हैं। अधिकांशतः इसे कवि होगा, कवि ही करते हैं। अगला देखते हैं नाटकानुवाद। तो नाटक का नाटक रूप में अनुवाद नाटकानुवाद कहलाता है। नाटक का ही हम यदि नाटक में अनुवाद करते हैं तो नाटकानुवाद कहलाता है। सामान्यतः नाटक का ही अनुवाद नाटक के रूप में होता है, लेकिन अन्य रचना का अनुवाद भी नाटक के रूप में हो सकता है। अगला है कथानुवाद। तो कथा साहित्य में किया गया अनुवाद कथानुवाद कहलाता है। प्रायः कथा साहित्य का अनुवाद कथा साहित्य में किया जाता है। अगला टॉपिक है तीसरा विषय के आधार पर। तो विषय के आधार पे कौन कौन सी हेडिंग थी? सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद, पत्रकारिता से संबंधित अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य से संबंधित अनुवाद, विधि साहित्य का अनुवाद, गणित साहित्य का अनुवाद। और अगला टॉपिक है प्रकृत के आधार पे। तो प्रकृत के आधार पे क्या था? शब्दानुवाद। तो शब्दानुवाद किसे कहते हैं? तो स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को शब्दानुवाद कहते हैं। प्रत्येक भाषा की प्रकृत भाषा से भिन्न होती है और हर भाषा में शब्द की अनेक अर्थ विद्यमान रहते हैं। इसलिए मूल भाषा की हर शब्द अभिव्यक्ति को यथावत लक्ष्य भाषा में अनुदित नहीं किया जा सकता है। कई बार शब्दानुवाद के कारण हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हायर मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे? उच्च प्रबंधन कहेंगे, लेकिन लोअर मैनेजमेंट को नीच प्रबंधन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हास्यास्पद और त्रुटिपूर्ण अनुवाद हो जाएगा। तो सभी शब्दों का जो है शब्दानुवाद नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है भावानुवाद। भावानुवाद में स्रोत भाषा के शब्द, पद, कर्म और वाक्य विन्यास पर ध्यान न देकर अनुवाद मूल भाषा के विचार सामग्री या भावधारा पर
अपने आप को केंद्रित करता है। और ऐसे अनुवादकों में स्रोत भाषा की भाव सामग्री को लक्ष्य भाषा में उपस्थित करना ही अनुवादक का लक्ष्य होता है। अगला टॉपिक है छाया अनुवाद। छाया अनुवाद किसे कहते हैं? तो संस्कृत नाटकों में लगातार ऐसे प्रयोग मिलते रहे हैं कि स्त्री पात्र, सेवक, दासी आदि जिस प्रकृत भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी संस्कृत भाषा अनुवाद छाया रूप में नाटक में विद्यमान रहती है। यह माना जाता है कि ऐसे ही प्रयोगों से छाया अनुवाद का उद्भव हुआ है। अगला है सारा अनुवाद। सारा अनुवाद किसे कहते हैं? तो सारा अनुवाद में मूल भाषा की सामग्री को संक्षिप्त और कभी कभी अति संक्षिप्त अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। और अगला क्या है? व्याख्या अनुवाद। व्याख्या अनुवाद किसे कहते हैं? तो व्याख्या अनुवाद में मूल भाषा की सामग्री या लक्ष्य भाषा में व्याख्या सहित अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवाद अपने अध्ययन और दृष्टिकोण के अनुरूप मूल भाषा की सामग्री की व्याख्या अपेक्षित प्रमाणों और उदाहरण आदि के साथ करता है। जैसे कि लोकमान्य तिलक ने गीता का अनुवाद इसी शैली में किया है, व्याख्या अनुवाद शैली में। अगला है आशु अनुवाद। तो भिन्न भाषा भाषी जब आपस में बातें करते हैं तो उनके बीच द्विभाषी और संवाद का माध्यम बनता है आशु अनुवाद। और आशु अनुवाद ही भाषा अंतरण के रूप में चर्चित है। रूपांतरण। रूपांतरण किसे कहते हैं? तो अनुवाद के इस प्रभेद में अनुवादक मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में केवल शब्द भाव का अनुवादन नहीं करता, अपितु अपनी प्रतिभा और सुविधा के अनुसार मूल रचना की पूरी तरह रूपांतरित करता है। रूपांतरण मतलब अनुवाद के इस प्रभेद में जो अनुवादक होता है वो मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में केवल शब्द भाव का अनुवादन नहीं करता, सेम वही नहीं लिखता है, बल्कि अपनी प्रतिभा और सुविधा के अनुसार मूल रचना को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया, जो रूपांतरण का सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद।